हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झक्कास होंगे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं लास्ट टॉपिक को एक बार आपको याद दिला देता हूँ। हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? हमने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया था। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन मींस बचा के रखना। देखते हैं किसको बचा के रखेंगे। चार लॉज पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन लॉज में। तो पहला जो कंजर्वेशन लॉ जो पढ़ेंगे हम वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपना पहला टॉपिक होगा। पहले टॉपिक में हम एनर्जी को बचाएंगे, इसको बचाने की बहुत जरूरत भी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यह बताता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर हमेशा जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। बस एक तरीके की एनर्जी दूसरे तरीके में कन्वर्ट होती रहती है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल कन्वर्ट इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है कहानी? मान लो हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ दिया। मान लो जिस टाइम मैंने यहां छोड़ा था इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी। अब गिरते टाइम मान लो इसके पास टोटल एनर्जी उस टाइम 100 जूल थी। जिस टाइम मैंने इसको छोड़ा है उस टाइम 100 जूल एनर्जी थी। तो गिरते टाइम भी इसकी जो एनर्जी है वो 100 जूल ही रहेगी। हाँ, हो सकता है कि इसकी अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो अर्थ पे जाके थोड़ी सी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन सबका सम अर्थ पे भी 100 जूल आना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लिखेंगे the energy neither be created nor be destroyed, it only converts from one form to another. This is known as conservation of energy. Conservation of energy मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या है। एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है न खत्म किया जा सकता है, बस एक तरीके की एनर्जी दूसरे तरीके में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मान लो ये अर्थ है, ग्राउंड है। ग्राउंड से हमने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है। इस रास्ते से बॉल या ऑब्जेक्ट यहां तक गई है। इस बॉल या ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रही है। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ये ऑब्जेक्ट जा रही है। ओके, पॉइंट 2 पे जाके ये रुक जाती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। यहां से मैंने इसको कुछ वेलोसिटी देके ऊपर फेंका था, मान लो वो वेलोसिटी स्मॉल u है। इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है और फाइनल वेलोसिटी इसकी जो है वो कितनी है? 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, फाइनल वेलोसिटी v 0 है। और मान लो इस बीच में ये h हाइट ऊपर चढ़ जाती है। हमने किसी बॉल को, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ग्राउंड से इनिशियल वेलोसिटी u देकर ऊपर की तरफ फेंका है और ये ऑब्जेक्ट h हाइट चढ़ने के बाद रुक जाती है, वेलोसिटी v 0 हो जाती है। इस केस में, इस एग्जांपल में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कैसे वैलिड होगी। ओके, तो डिस्कस करते हैं पॉइंट 1 पे। एट पॉइंट 1 पे कंसीडर कर रहा हूं। टोटल एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर। बाकी और एनर्जीज को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, फ्रिक्शनल एनर्जी वगैरह इन सबको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। मैं पॉइंट 1 पे ये कंसीडर कर रहा हूं कि मैकेनिकल एनर्जी इसके पास थी, कुछ मैकेनिकल एनर्जी देके हमने इसको फेंका है और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 हो जाएगी हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी u थी तो u स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मिल गई पॉइंट 1 पे। पोटेंशियल एनर्जी ढूंढो। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट। तो इस पॉइंट की ग्राउंड से हाइट कितनी है? 0 है साहब, क्योंकि ग्राउंड पे ही रखी है ऑब्जेक्ट, ग्राउंड पे ही ऑब्जेक्ट रखी है तो हाइट कितनी होगी? ऑफ कोर्स 0 होगी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू हो जाएगी mgh और हाइट कितनी है? 0 है। तो 0 में लिख देता हूं, mgh होता है, हाइट अभी 0 है तो 0। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1
0.1 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। जानते हैं किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुछ मैकेनिकल एनर्जी देखिए हमने इसको फेंका था, तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो टोटल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, यो यो। तो दोनों के सम के बराबर, काइनेटिक एनर्जी एट 1 हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, 0 की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल एनर्जी 8.1, सबस्क्रिप्ट 1 शो कर दिया है, टोटल एनर्जी 8.1 हो गया ये हाफ mu स्क्वायर। अब यही वैल्यू 0.2 पर अगर आती है, टोटल एनर्जी की यही वैल्यू अगर 0.2 पे आती है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ होगा, वैलिड होगा, सही होगा। लेके आते हैं एट 0.2, सेकंड पॉइंट में कंसीडर कर रहे हैं 0.2 पर। अरे देखो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक गई है, ऑब्जेक्ट जाएगी थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए रुकेगी, फिर नीचे आना स्टार्ट करेगी। लेकिन जिस टाइम रुक गई है, मैं उसी टाइम की बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। और वेलोसिटी 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी एट 0.2 k2 इज इक्वल टू हो जाएगी, वेलोसिटी 0 है तो हाफ m0 का स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0.2 पे कितनी आ गई है, 0 आ गई है, एकदम 0। बढ़िया है। पोटेंशियल एनर्जी और निकाल लो 0.2 पे, पोटेंशियल एनर्जी 0.2 पे, पोटेंशियल एनर्जी एट 0.2, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg इनटू हाइट। तो ग्राउंड से हाइट कितनी है इस ऑब्जेक्ट की, अभी ग्राउंड से हाइट है h, तो mgh। इतना देखते ही किसी को ऐसा लगेगा कहां हुआ टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे mgh के बराबर आ गई, दोनों का सम कर लो साहब, mgh प्लस 0 mgh आ गई टोटल एनर्जी। यहाँ तो m हाफ mu स्क्वायर हुआ करती थी, कहां बराबर आई, कहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड हुई, लेकिन नहीं है। कैसे लाते हैं अभी, देखिए h की वैल्यू में निकालूंगा, वेलोसिटी के टर्म में काम बन जाएगा। चलिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 ऑफ मोशन, इक्वेशन न्यूटन ने वो जो 3 इक्वेशंस दिए थे, v इज इक्वल टू u प्लस at, और फ्री फॉल के लिए वो इक्वेशन हो जाते थे v इज इक्वल टू u प्लस gt, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा होता था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। उसी को यूज कर रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट। अरे एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां लगा है इस पे, नीचे की तरफ, और इनिशियल वेलोसिटी कहां है इस पे, ऊपर की तरफ। उल्टे हैं, कैसे उल्टे हैं तो वहां उल्टे दिखने चाहिए, u का और g का साइन अपोजिट दिखना चाहिए आपको। मैं क्या बोल रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी किधर है, ऊपर की डायरेक्शन में, और किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां लगा होता है, सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो फिर दोनों के साइन कैसे हैं, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में g का साइन अपोजिट है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, फाइनल वेलोसिटी तो बंधु 0 है, रुक गई थी ऑब्जेक्ट, तो 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2gh, यहां से 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाता है, u स्क्वायर अपॉन 2g। एक काम कर, वैल्यू यहां पे पुट कर, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 0.2 p2 इज इक्वल टू आ जाता है क्या, mgh, हाइट h की वैल्यू कितनी निकाली है, mgh, h की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन 2g। 4g के टाइम में 2g आ रहा है, चलिए g से g को उड़ा देंगे, ये मिलेगा हाफ mu स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट 0.2। अरे तो टोटल एनर्जी निकाल, पोटेंशियल एनर्जी ला चुका है, काइनेटिक एनर्जी भी ला चुका है, तो टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। टोटल एनर्जी एट 0.2, बढ़िया, काइनेटिक एनर्जी एट 0.2 0, रहने दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 को नहीं जोड़ें। 0 प्लस हाफ mu स्क्वायर, तो हाफ mu स्क्वायर
टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 कितनी आई, हाफ एम यू स्क्वायर। टोटल एनर्जी पॉइंट 1 पे कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर। काम कंप्लीट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यही सिखाता है कि जितनी एनर्जी देके इसको यहां से भेजा था ना, वो इसके भेजे में बस जानी चाहिए और इतनी ही एनर्जी इसकी भेजे में यहां होनी चाहिए, खर्च नहीं होनी चाहिए। खर्च नहीं कर सकता, ऐसे थोड़ी कि मार्केट चला के खर्च करके चलाए, नो नहीं, नेवर। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पहले टाइप की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सॉरी, ये कंजर्वेशन लॉस में पहले टाइप का कंजर्वेशन मैंने लॉ सिखा दिया आपको, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। दूसरा हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या है, चलिए बात करते हैं। पहले तो मोमेंटम को ही देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं आज हम। मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। मोमेंटम नाम बहुत अच्छा है इसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मेंटोस नहीं, मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम बात करेंगे मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाता है मोमेंटम। तो इनिशियल, मान लो ये ऑब्जेक्ट चल रही थी, चल के फिर इससे टकरा गई, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी u, मास कितना है m, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया mu, टकरा गई, रुक गई, मास कितना है m, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, वेलोसिटी फाइनल 0 हो गई। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मतलब 0। तो ऐसे करके मैं, लेकिन अभी मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में है और उस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर स्टार्टिंग में उसका मोमेंटम 100 का था, तो यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी होगा, यहां भी होगा। अब तो सारे जहां का होगा सेम मोमेंटम इसका होगा हर जगह। नहीं मानेंगे, चलिए वेरीफाई कर लेंगे इसको हम। पहले तो स्टेटमेंट सुन लो क्या है, नोट्स में आप प्रॉपर नोट्स बना लेना इसके। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ऐसे डिफाइन करते हैं, इफ नन ऑफ द फोर्स इज अप्लाइड एट एनी ऑब्जेक्ट, if none of the force is applied at any object, then the momentum of the object always remains constant। if none of the force, ध्यान रखना, if none of the force is applied at any object, then the momentum of the object remains constant। तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट, नोट्स में आप बना लोगे। मोमेंटम क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। ये हो गया, प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करेंगे, ऐसे थोड़ी मानेंगे, वेरिफिकेशन इसका लेके आते हैं। ओके, न्यूटन साहब ने 3 बातें बताई थी, 3 लॉ दिए थे। पहले लॉ में बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगा है तो वो जिस वेलोसिटी से चल रही है उससे ही चलती रहेगी। सेकंड लॉ में बताया था कि जो फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यही बताया था ना, आपने इक्वेशन पढ़ी थी F = dp अपॉन dt या फिर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ये इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी है तो अब याद रख लो। पहले लॉ में न्यूटन साहब बताते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब फोर्स 0 है, तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये पहला लॉ है न्यूटन साहब का। दूसरा लॉ है जिसमें न्यूटन साहब ने इक्वेशन दी कि F = चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में चेंज ऑफ टाइम। या फिर इसी को दूसरे तरीके से कैसे बताया उन्होंने कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स होगा, इसी से ला सकते हैं इसको, वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और तीसरा क्या था, तीसरा तो था ही वो एक्शन जैक्शन, तीसरा वाला था एक्शन रिएक्शन था, जैक्शन नहीं था, एक्शन रिएक्शन था। तो ये 3 लॉ न्यूटन ने दिए हैं, मैं दूसरे वाले को यूज कर रहा हूं। दूसरे वाले में न्यूटन साहब कहते हैं कि जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है।
ऐसा कौन कहते हैं? न्यूटन साहब। लेकिन अभी स्टेटमेंट क्या है? इफ नन ऑफ द फोर्स इज अप्लाइड, मतलब अगर फोर्स जीरो हो, फोर्स जीरो तो यहां पुट कर दो भाई जीरो, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर। लेकिन फोर्स कितना है अभी? एकदम जीरो है, तो जीरो टाइम इनटू जीरो मतलब जीरो, तो चेंज इन मोमेंटम कितना रहेगा? चेंज इन मोमेंटम जीरो रहेगा। तो यही तो स्टेटमेंट है, इफ नन ऑफ द फोर्स इज अप्लाइड एट एनी ऑब्जेक्ट देन द मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। मतलब चेंज कितना रहेगा? उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब जीरो चेंज रहेगा। चेंज इन मोमेंटम को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम का सिंबल p ले रहा हूं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना रहेगा? जीरो। मतलब फाइनल मोमेंटम जो है साहब इनिशियल मोमेंटम के बराबर रहेगा। यही तो प्रूव करना था, नहीं मान रहे थे ना, मानना पड़ेगा अभी। फाइनल मोमेंटम जो है इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। हमेशा ध्यान रखें, अगर ऑब्जेक्ट पे कभी भी कोई फोर्स बाहर से नहीं लगा होता है तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। एग्जांपल, कैरम की जो स्ट्राइकर होते हैं, स्ट्राइकर अगर इस पार्ट से टच करके कोलाइड करके वापस जाएगा तो पूरे रास्ते आपने यहां आया, कोलाइड किया, फिर चला गया, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, आपने नहीं लगाया ना। कैरम और स्ट्राइकर इस सिस्टम पे आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, ये चलता हुआ आया यहां, ऐसा थोड़ी हाथ से आपने ऐसे किया, नहीं, ये चलता हुआ आया, टकराया, वापस चला गया, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो यही इसमें हमने डिस्कस किया है। अगर बाहर से फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम जो है, क्योंकि वो फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम जो है अल्टीमेटली वो जीरो आ गया। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जीरो आ गया, मतलब फाइनल मोमेंटम जो है किसके बराबर आ गया? इनिशियल मोमेंटम के। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। तीसरा कंजर्वेशन लॉ जो हम पढ़ेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ अब सोचेंगे ये क्या नई चीज ले आए? नई चीज नहीं है, एंगुलर मोमेंटम है। जैसे किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेटरी मोशन कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, उसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए टॉर्क लगाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं टॉर्क की। टॉर्क क्या है? टॉर्क जो काम फोर्स का है, फोर्स क्या करती है? फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को चलाती है। टॉर्क क्या करती है? टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट को घुमाता है। चलिए, तो एंगुलर मोमेंटम से क्या लेना देना है इसका बात करेंगे अभी। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है और वो रेडियस स्मॉल r के पाथ पर रोटेट कर रही है। जब ऑब्जेक्ट यहां होगी तो उसकी लीनियर वेलोसिटी v है। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी स्मॉल v है, रेडियस r है, मास m है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा चलने वाले ऑब्जेक्ट के पास होता है लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, घूमने वाले ऑब्जेक्ट के पास होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगर देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है मास वेलोसिटी इनटू रेडियस mv/r, मास वेलोसिटी रेडियस का मल्टीप्लाई। बस ये है कहानी एंगुलर मोमेंटम की। लेकिन अभी उस टॉपिक पे नहीं आए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां बात हुई अभी? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तीसरा टॉपिक है इसमें अपना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, चलिए एंगुलर मोमेंटम क्या है एक बात तो समझ में आई गई। मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है, इन तीनों का मल्टीप्लाई घूमने वाले ऑब्जेक्ट के पास होता है एंगुलर मोमेंटम। इन तीनों के मल्टीप्लाई को, प्रोडक्ट को एंगुलर मोमेंटम नाम दिया गया है। अब मैं क्या स्टेटमेंट पढ़ूंगा समझना। टॉर्क भी बता दिया, घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, चलाने के लिए फोर्स चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता था कि साहब अगर फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा।
फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ऐसा कौन कहता था? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पिछले वाला टॉपिक। अभी क्या है? अब ये है कि अगर टॉर्क जीरो है मतलब बाहर से कोई घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा है तो फिर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अरे आपका हमारी अर्थ है, अर्थ को कौन घुमा रहा है? क्या कोई घुमाने के लिए टॉर्क लगा रहा है? नहीं, अभी तो नहीं लगा रहा। पहले किसी ने लगा के छोड़ दिया हो तो पता नहीं। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई टॉर्क नहीं लगा रहा है, उसको घुमाने के लिए कोई टॉर्क नहीं लगा रहा है, लेकिन फिर भी वो लगातार घूमती जा रही है। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, टॉर्क लग नहीं रहा है, तो जितना पहले एंगुलर मोमेंटम था उतना ही अब है। जैसे वो पहले घूम रही थी ऐसे ही अब घूम रही है, घूमती रहेगी। चलिए आप ना भूलें, वापस इस टॉपिक पे आ जाएं। अब मैं स्टेटमेंट आपको बताने जा रहा हूं। क्या है स्टेटमेंट? इफ नन ऑफ द टॉर्क इज अप्लाइड एट एनी ऑब्जेक्ट, if none of the torque is applied at any object, then its angular momentum always remains constant. If none of the torque is applied at any object, मतलब टॉर्क अप्लाई मत कर, कुछ भी कर, टॉर्क अप्लाई मत कर। If none of the torque is applied at any object, then its angular momentum remains constant. Then its angular momentum remains constant. स्टेटमेंट लिख लिया, अच्छी बात है। उससे जब नोट्स बना रहे होंगे हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले आप एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसको डिफाइन करना। एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर लिया, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। सिंपल वे में, डीपली आगे पढ़ेंगे इसको अब। उसके बाद फिर स्टेटमेंट लिखना जो मैंने अभी रिपीट किया था। इफ नन ऑफ द टॉर्क इज अप्लाइड एट एनी ऑब्जेक्ट देन इट्स एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अब वेरिफिकेशन, डेरिवेशन, प्रूफ, सिद्ध करेंगे। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स होता है वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करता है। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है, चलो d की जगह डेल्टा लगाता हूं, डेल्टा मतलब चेंज। जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। एक बात तो निश्चित है कि फोर्स जो है मोमेंटम को चेंज कर देता है, अच्छी बात है, बढ़िया लगा। लेकिन टॉर्क जो होता है वो होता है ये करके दिखाओ। जो टॉर्क होता है वो होता है ये। टॉर्क क्या करता है? टॉर्क क्या करके दिखाता है? टॉर्क जो है एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है। किसको? एंगुलर मोमेंटम को। कौन चेंज करता है? टॉर्क। मतलब टॉर्क का क्या काम है? टॉर्क का काम है एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर देना। और एंगुलर मोमेंटम बोले तो mvr। चलिए भैया अभी क्या है? इफ नन ऑफ द टॉर्क, मतलब टॉर्क जीरो है भाई। इफ नन ऑफ द टॉर्क मतलब टॉर्क जीरो है तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू जीरो के बराबर होती है, क्योंकि टॉर्क जीरो है। देखिए टॉर्क होता है डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, और अभी टॉर्क जीरो है तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी जो है वो जीरो के बराबर आ गया। जीरो का मल्टीप्लाई टी में कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा एल की वैल्यू आ गई जीरो। डेल्टा एल की वैल्यू जीरो आने का मतलब क्या है? डेल्टा मतलब चेंज, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो है। मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो है, मतलब एंगुलर मोमेंटम में चेंज हो ही नहीं रहा है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होने का मतलब है डेल्टा एल जीरो है। डेल्टा एल को लिख सकता हूं फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। मतलब एल एफ इज इक्वल टू एल आई, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब तो मानता है ना। अभी क्या है? वेरिफिकेशन हो गया इसका। अभी हमने प्रूफ कर दिया कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है यदि उस पे कोई टॉर्क बाहर से ना लगाया जाए। इसीलिए अर्थ जिस एंगुलर मोमेंटम से कल घूम रही थी, परसों घूम रही थी, उसी एंगुलर मोमेंटम से आज घूम रही है। मतलब एल जो होता है, मतलब mvr जो होता है वो कांस्टेंट होता है। उसकी वैल्यू अगर 100 है आज तो कल भी रहेगी 100। एक बड़ा इजी सा एग्जांपल बताता हूं। चलिए हमने क्या किया? हमने एक धागा लिया, धागे में पत्थर बांधा और पत्थर को ऐसे 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 घुमाना स्टार्ट किया।
तो घुमाते रहो, क्या दिक्कत है? ऐसे ऐसे पत्थर को बांध के घुमा रहे थे, पत्थर घूम भी रहा था, पत्थर मने तो नहीं कर देगा, पत्थर घूम रहा था, मास इसका m है, इसकी वेलोसिटी v है, रेडियस r है। लेकिन अभी घुमाने वाले ने क्या किया, ये पत्थर घूम रहा था, नीचे से धागा जो था उसको थोड़ा सा खींच लिया, तो अब रेडियस, धागा जैसे खींचेगा तो कम रेडियस हो जाएगी। टॉर्क तो नहीं लगाया ना, ऐसा थोड़ी है आपने इसको तेजी से घुमाना स्टार्ट किया, नहीं, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया, आपने इसको घुमाने के लिए बाहर से कोई प्रयास नहीं किया, ये घूम रहा था, घूमते घूमते आपने क्या किया, यहां से जो धागा था इसको खींच दिया, तो अब रेडियस कम हो गई, भाई, रेडियस कम हो गई, तो क्या हो जाएगा? आप सोचोगे रेडियस कम हो गई साहब, रेडियस कम हो गई तो अब तो वैल्यू r की कम हो गई, अब पहले के बराबर वैल्यू कैसे आ सकती है सर? r की वैल्यू तो कम हो गई, m कांस्टेंट है सर, आप ही बताओ, m कांस्टेंट है और r की वैल्यू कम कर दी तो ये तो वैल्यू कम हो जाएगी। अरे क्यों भूल रहे भाई, ये भी तो है, इसकी जितनी वैल्यू कम हुई है उतना ही वेलोसिटी बढ़ जाती है। मतलब जैसे ही आप इस धागे को खींचोगे तो पहले वो धीरे घूम रहा था, अब वो तेजी से घूमेगा, मतलब क्योंकि रेडियस कम कर दी आपने तो वेलोसिटी बढ़ गई, रेडियस कम की वेलोसिटी बढ़ गई, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई अभी भी उतना ही है, 100 ही रहेगा। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए रेडियस जैसे ही कम हुई वेलोसिटी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ गई। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं एंगुलर मोमेंटम का। बैले डांसर देखें, नहीं पता चला, बैले डांसर को जो घूम घूम के डांस करते हैं, करने दो, हमें क्या दिक्कत है? नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है वहां भी। कैसे? स्टार्टिंग में क्या है, वो अपने हाथों को ऐसे करके एक्सपेंड करके घूम रहे होते हैं, रेडियस ज्यादा है भाई, रेडियस ज्यादा है तो वो थोड़ा स्लो घूम रहे होते हैं, लेकिन घूमते घूमते बाद में ऐसा थोड़ी है बाहर से आके कोई उनको तेजी से घुमाने लगे, नहीं, अभी क्या है, वो घूम रहे हैं, थोड़ा स्लो घूम रहे हैं, हाथ फैले हुए हैं, लेकिन अचानक से क्या हुआ, उन्होंने अपने हाथों को स्ट्रेच कर दिया, रेडियस कम कर दी भाई, तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, अब वो तेजी से घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ट्राई कर सकते हैं, आपको घर पे भी ट्राई कर लो बढ़िया से, कंप्लीट होने के बाद, अभी नहीं, वेट करो, अभी अभी फोर्थ इसमें हम बात करेंगे। फोर्थ है इसमें जो चौथा कंजर्वेशन है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो भाई बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ले, ये और आ गया तेरी जिंदगी में नया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या होता है, चार्ज को कंजर्व रखना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपल सी बात है, थोड़ा डीपली समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक्सप्लेन्स दैट द चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन ए सिस्टम। बस इतना जोड़ देना तू, इन ए सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है, स्टेटमेंट बता दिया ना, रिपीट कर लेना, बैक होके देख लेना वीडियो में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये सिखाता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे ये ले भाई, एक बाउंड्री खींच दी और एक ऑब्जेक्ट ले ली ए, तो क्या करें देखते हैं। अभी चार्ज कितना है, 0 है, नहीं है कोई चार्ज अभी, इस ऑब्जेक्ट पे भी चार्ज नहीं है और इस बाउंड्री के अंदर कोई और चार्ज नहीं है। इस बाउंड्री और बॉडी को मिला के बोलते हैं सिस्टम। ये एक सिस्टम हो गया, बाउंड्री के अंदर का सब कुछ और ये बॉडी मिला के एक सिस्टम हो गया। जैसे आपका घर की चारों तरफ बाउंड्री से हमने कवर कर लिया, तो आपका घर एक सिस्टम है। उस सिस्टम में कौन कौन है, आप हैं, आपके फैमिली मेंबर, सभी लोग हैं। तो सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहेगा। कैसे, मैंने क्या किया, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। आप सोचेंगे कहां रहा कंजर्व, पहले तो नहीं था, अब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये चार्ज हो गया ना इस पे, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है बंधु, उस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के बाउंड्री के बाहर मत ले जाना, क्योंकि सिस्टम है, घर के बाहर नहीं, बाउंड्री के चार दीवारी के अंदर की बात करेंगे। इस बाउंड्री के अंदर ये चार्ज है नेगेटिव। मैंने जैसे इस बॉडी के अंदर से नेगेटिव चार्ज निकाला, इस बॉडी पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज बन गया। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन निकाला था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e होता है, इलेक्ट्रॉन निकाला था तो -e चार्ज मैंने बाहर निकाल लिया, और इस पे कितना बचा, जितना चार्ज मैंने नेगेटिव निकाला था उतना ही प्लस का चार्ज इस पे बन जाता
है, प्लस का ई चार्ज। अच्छा पहले कितना चार्ज देखा था आपने? 0। अब देख लो कितना है, प्लस ई माइनस ई, कितना आया? 0 आया ना। पहले कितना था? 0, अब कितना आया? 0। क्यों नहीं मानता फिर? हमने पहले भी बताया था सिस्टम के अंदर जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक और एग्जांपल से बात करेंगे। अब एक मैं बहुत बड़ी रिएक्शन दे रहा हूं आपको, बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। 12वीं क्लास में भी पढ़ेगा, 13वीं क्लास में भी पढ़ेगा, हमेशा पढ़ेगा। सिस्टम के मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग एक इक्वेशन बता रहा हूं, देख भाई, खतरनाक लगेगी तेरे को पर खतरनाक है नहीं। 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235। अब पहले मेरी बात सुन, ये जो चार्ज है ये नीचे की साइड में चार्ज होता है, ऊपर की साइड में मास होता है। ये तो एलिमेंट है ही, चार्ज, एलिमेंट, मास। वापस दे, चार्ज मास, ऐसे याद कर लेना तू। 92 यूरेनियम 235 प्लस का 92 चार्ज है यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर, प्लस का 92 चार्ज था। अब इसने एक न्यूट्रॉन से मिलावट कर ली, रिएक्शन कर ली। ओके, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है ना, चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पे, 0 चार्ज। मास कितना है? 1 यूनिट मास है। 92 यूनिट चार्ज यूरेनियम पे था, 235 यूनिट मास था इसका। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, मास इसका 1 यूनिट है। रिएक्शन हुई, होने दे, तेरे को क्या दिक्कत? अब रिएक्शन के बाद क्या मिला? 56 बेरियम 141, 56 प्लस का 56 चार्ज और 141 मास। ओके, प्लस 36 क्रिप्टॉन 92, 36 यूनिट प्लस का चार्ज और 92 यूनिट मास, प्लस 3 नए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, प्लस एनर्जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझना इसको हल्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन के बदौलत ही आपका कोटा वाला प्लांट चलता है, कोटा वाला न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्शन है ये। एक यूरेनियम के न्यूक्लियस ने एक न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन की, बदले में बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, न्यूट्रॉन बने और एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी से पानी गर्म होगा, पानी से स्टीम बनेगी, स्टीम जनरेटर को घुमाएगी, टरबाइन को घुमाएगी और टरबाइन जनरेटर चलाएगा, बिजली बनेगी। चलिए अभी कहानी क्या है? अभी वापस आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले चार्ज कितना था? चार्ज था प्लस का 92 था ना। रिएक्शन के बाद में देख, पहले ये ऐसा दिखता था, अभी ये ऐसा दिखता है। कैसा? ऐसा। ते चार्ज काउंट कर भाई इसका, ये हो जाएगा 56 प्लस 36 प्लस कुछ नहीं है ना, चार्ज न्यूट्रॉन में तो होता ही नहीं है। अच्छा काउंट कर, तेरा मैथ बढ़िया है, बता ये कितना है? मैं तो बोल रहा हूं 92 आएगा, देख ले भाई। तो जितना चार्ज पहले था सिस्टम में उतना ही चार्ज बाद में है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिस्टम के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये हो गए कंजर्वेशन लॉज, ये हो जाते हैं मेरे भाई कंजर्वेशन ऑफ लॉज। अब दो टॉपिक जो पहले लेक्चर से छूट गए हैं, मैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। एक तो जो एरर हमने कर दी थी लिखते टाइम, वो ये था कि जो चारों फंडामेंटल फोर्स बताए थे उनका रेशियो में थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दी है। ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेशियो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो रेशियो होता है ये होता है 1:10⁻25 होता है, रेशियो 10⁻36, रेशियो 10⁻38। तो भाई इसको चेंज कर, नोट्स में इसको चेंज कर, या 25 लिख ले, 25 लिखे, 23 मत लिख। ओके, इसके अलावा दूसरी बात डायरेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं वो भी बचा हुआ है, तो देखना डायरेक्ट फोर्स क्या होते हैं। डायरेक्ट फोर्स की डेफिनेशन कैसे लिखेगा? अच्छा, इस डायरेक्ट फोर्स की डेफिनेशन कहां लिखोगे? जहां फंडामेंटल फोर्स खत्म हुए, मतलब लास्ट वाले वीडियो के लास्ट में। डायरेक्ट फोर्सेस को कैसे एक्सप्लेन करेगा? दीज आर द फोर्सेस इन नेचर व्हिच आर derived with the help of fundamental force. These are the force in nature which are derived with the help of fundamental force. कौन-कौन से वो चार फंडामेंटल फोर्स हैं पता है तेरे को? उन चारों की हेल्प से दुनिया के जितने भी फोर्स तूने पढ़े हैं ना, उन चार के अलावा, वो सारे के सारे फंडामेंटल हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे स्प्रिंग वाला फोर्स, जैसे विस्कस फोर्स, जैसे बियॉन्ड फोर्स, सारे के सारे फोर्स
डायरेक्ट फोर्स हैं, उन चार के अलावा सारे के सारे डायरेक्ट फोर्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स की। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि साहब बताओ ना एक बार फ्रिक्शन फोर्स कैसे होता है, डायरेक्ट फोर्स। तो देख भाई सुन ले, अब तू देख, फ्रिक्शन फोर्स ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको मैं इधर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, ये चल रही है ऑब्जेक्ट, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स को मैं डिनोट करता हूं छोटा वाला स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट में एस, स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट में एस। ये है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एस एम जी। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एम जी। अच्छा सुन, म्यू क्या है? म्यू एक कांस्टेंट है, इसके नाम पे मत जा, इसके नाम पे मत जा। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एम जी। एम जी क्या है? अरे वेट है भाई, वेट है। और वेट किस पे डिपेंड करता है? हमारा वेट क्यों है? हमारा वेट इसलिए है क्योंकि अर्थ हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। तो इस ऑब्जेक्ट को भी अर्थ इतने फोर्स से खींच रही है, इतने फोर्स से खींच रही है, वही इसका वेट है। आ गया ना ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है तभी तो उसका वेट है। मतलब कहने का मतलब यह फ्रिक्शनल फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बनता है। अच्छा, किसी ने पूछा कि साहब ये बताओ स्प्रिंग में समझाओ। किसी ने बोला स्प्रिंग में समझाओ कि कैसे स्प्रिंग फोर्स जो है वो डायरेक्ट फोर्स है। तो सुन मेरी बात, स्प्रिंग को तू खींच और खींच, खूब खींच। स्प्रिंग पहले ऐसी थी, बिना खींची खींची सी थी, तूने खींचा वो खींच गई। स्प्रिंग खींचने के बाद ऐसी दिखी, तोड़ मत देना भाई। स्प्रिंग खींच ली, स्प्रिंग खींचने में अल्टीमेटली क्या करता है तू? देख सुन, पहले कंडीशन ऐसी थी, अरे एटॉमिक लेवल पे आना, छोटी बात कर। देख न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। अरे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस था, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब तूने क्या किया? इसको खींचने में इस न्यूक्लियस को तूने बाहर खींच दिया। तूने क्या किया? स्प्रिंग का साइज बड़ा कर दिया, रोटेशन के लिए बड़ा एरिया दे दिया। इसको तूने खींचना है। अरे इस पे तो फोर्स लगा रहा है, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है और तू इसे अपनी तरफ खींच रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे मतलब नहीं है। न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, तू क्या कर रहा है? स्प्रिंग को खींच रहा है। स्प्रिंग को खींच रहा है मतलब तू इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींचना चाह रहा है, और बाहर खींचना चाह रहा है, और ये वाला न्यूक्लियस इस पे फोर्स अपनी तरफ लगा रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा बात वो नहीं है, बात ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है स्प्रिंग फोर्स जो है वो इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसकी वजह से बना है। अगर इनके बीच में फोर्स नहीं होता तो तुझे बिना फोर्स लगाए स्प्रिंग खींच लेता, फिर स्प्रिंग फोर्स लगता ही ना, स्प्रिंग तो खींची चली आती ना। अभी स्प्रिंग खींची नहीं आ रही है, स्प्रिंग वापस खींचना चाह रही है तेरे को अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अरे बस वही स्प्रिंग फोर्स है बंधु, वही स्प्रिंग फोर्स है। तो ये हो गया डायरेक्ट फोर्स और उसके एग्जांपल। आपको डायरेक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन लिख देनी है और उसके एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर देने होंगे। ओके, तब तक नेक्स्ट क्लास के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा।